गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मुझसे मेरे छोटे भाई ने क्वेश्चन पूछा कि कैसे अश्नीर ग्रोवर को उसी की कंपनी से निकाला गया। इट इज़ नॉट बट जो आज का वीडियो है वो अश्नीर ग्रोवर के बारे में नहीं है या उनकी कंपनी भारत पे के बारे में नहीं है। आज का ये वीडियो है कि किस तरीके से अपनी ही कंपनी के अंदर फाउंडर्स को उस कंपनी से निकाला जा सकता है और कैसे निकाला जाता है और किस तरीके से ये सारी चीज़ें वर्क करती है। तो आज का वीडियो इस बारे में है। तो देखिए, उससे पहले हमें कंपनी के बेसिक स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा कि कंपनी कैसे वर्क करती है। उसके बाद ही हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक फाउंडर को या एक बेस्ट पर्सन जो उसने जिसने उस कंपनी को खड़ा किया है उसको उस कंपनी से निकाला जा सकता है। क्या ये अच्छा है या बुरा, ये भी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट ऑफकोर्स ये डिपेंड करता है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने ये डिसीजन लिया है और कौन से लोग हैं वो जो ये डिसीजन ले सकते हैं। तो देखिए, कंपनी किस तरीके से वर्क करती है, सबसे पहले हम उस पर बात करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, कंपनी को अगर हम बात करें तो लॉ के अंदर एक इंडिपेंडेंट एंटिटी के रूप में एस्टेब्लिश किया जाता है, यानी कि एक इंडिपेंडेंट एंटिटी बताया जाता है कि वो अपने सदस्यों से इंडिपेंडेंट है, यानी कि उसका अलग से अस्तित्व है। वो अपने मेंबर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अगर मेंबर्स को कुछ भी हो जाता है तब भी कंपनी चलती रहेगी, ठीक है। और कंपनी अपने नाम से बिजनेस कर सकती है, कंपनी अपने नाम से एग्रीमेंट कर सकती है, अपने नाम से लोन ले सकती है। एवरीथिंग जो आप एक आम इंसान कर सकता है वो कंपनी भी अपने नाम से कर सकती है। बस कंपनी वोट नहीं दे सकती क्योंकि वो एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में जानी जाती है, एक इंटेंजिबल व्यक्ति के रूप में होती है, बट एक प्राकृतिक व्यक्ति नहीं होता है। नाउ कंपनी की जब हम बात करते हैं तो कंपनी कैसे फॉर्म होती है। तो कंपनी जब फॉर्म होती है तो उसके कुछ फाउंडिंग मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और इन फाउंडिंग मेंबर्स में अगर हम बात करें तो मैंने पिछले वीडियो में आपको टू टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में बताया था। एक थी प्राइवेट कंपनी और दूसरी होती है पब्लिक कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी जब हम फॉर्म करते हैं तो इसके अंदर 2 मेंबर्स मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं और पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर्स मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं, फाउंडिंग मेंबर्स, यानी कि जिनको कंपनी के अंदर ये बताना होता है कि हम साथ मिलकर के ये कंपनी, हम 7 जने मिलकर के ये कंपनी फॉर्म कर रहे हैं ना। जब हम प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं तो अभी एक नया कॉन्सेप्ट और आया है, ओपीसी, यानी कि 1 पर्सन कंपनी। उसके अंदर एक फाउंडिंग मेंबर हो तब भी चलेगा क्योंकि इसका नाम ही है 1 पर्सन कंपनी। तो ये फाउंडिंग मेंबर होते हैं। उसके बाद कभी भी इनकी संख्या जो है वो बढ़ सकती है। तो उनको हम फाउंडिंग मेंबर नहीं बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं शेयर होल्डर्स। हालांकि जो फाउंडिंग मेंबर होते हैं इनको भी लॉ में ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया है फाउंडिंग मेंबर, जबकि इनको नाम दिया जाता है लॉ के अंदर प्रमोटर्स, ठीक है। जो कंपनी को बनाते हैं, कंपनी को रजिस्टर करवाते हैं, तो ये होते हैं प्रमोटर्स। इसके बाद आते हैं शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स क्या होते हैं कि जो फाउंडिंग मेंबर होते हैं उसके अलावा अगर कोई कंपनी में पैसा लगाता है तो उन्हें कंपनी के कुछ शेयर्स दिए जाते हैं कि आप भी कंपनी के शेयर होल्डर है, आपका भी इस कंपनी में शेयर्स है, ठीक है, तो आप भी इस कंपनी के शेयर होल्डर हुए। अब शेयर होल्डर्स हो गए। अब देखिए, समझिए कि जब प्राइवेट कंपनी होती है तब तो वो शेयर होल्डर्स मैक्सिमम होते हैं 200। लेकिन जब हम पब्लिक कंपनी की बात करते हैं, यानी कि वो कंपनियां जिनके ऊपर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है, जो पब्लिक में लिस्टेड होती है, पब्लिक के अंदर अपना पैसा उठा सकती है, लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज हुई, टाटा हुआ। तो जब ये कंपनियां अपने शेयर्स इशू करती है जिनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता है कि वो कितने भी लोगों को शेयर्स इशू कर सकती है, तो ऐसे में इनके शेयर होल्डर्स करोड़ों के अंदर होते हैं। और ऐसे में ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि इस कंपनी का मैनेजमेंट कौन करेगा, ठीक है। प्राइवेट कंपनी के लिए भी जहाँ पे काफ़ी सारे लोग शेयर होल्डर्स हो जाते हैं उसमें भी ये डिफिकल्ट हो जाता है कि कंपनी का मैनेजमेंट कौन करेगा। तो इसीलिए कंपनी का मैनेजमेंट करने के लिए एक बॉडी बनाई जाती है जिसे बोला जाता है बॉडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं, ये एक डायरेक्टर्स की कंपाइल मतलब बनाई हुई एक बॉडी होती है, यानी कि डायरेक्टर्स जिसके अंदर बैठते हैं ना। अब हमें ये समझना होगा कि ये डायरेक्टर्स कौन होते हैं एंड ये बॉडी करती क्या है। तो देखिए, कंपनी 2 तरीके के फंक्शंस करेगी, ठीक है। कंपनी 2 तरीके के फंक्शंस करेगी। पहला होगा डे टू डे बिजनेस, यानी कि डे टू डे बिजनेस, यानी कि हमें कितना प्रोडक्शन करना है, हमें है ना, तो छोटे मोटे डिसीजन डे टू डे बेसिस पे लिए जाएंगे। लाइक हमें किससे माल उधार लेना है, किसको माल उधार बेचना है, किससे किस तरीके की प्राइस एग्रीमेंट करने हैं, एवरीथिंग कंपनी के सारे डिसीजन डे टू डे डिसीजन में आते हैं, यानी कि रोज़मर्रा के काम। दूसरा जो काम होगा वो होगा
बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस, इंपॉर्टेंट यानी कि बहुत ही स्ट्रेटेजिक डिसीजन जो कि कंपनी को पूरा चेंज करने का रखते हैं या बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहते हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट डिसीजन मैं इनको बोल देता हूँ। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट डिसीजन में 3 इंपॉर्टेंट डिसीजन तो बहुत ही ज़रूरी होते हैं जो कि लिए जाते हैं। पहला होता है इन्हीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना, अपॉइंटमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है। दूसरा जो वर्क होता है वो है डिविडेंड का डिक्लेरेशन करना, यानी कि कंपनी अपने प्रॉफिट में से कितना हिस्सा इन शेयर होल्डर्स को बटेगी वो डिसाइड करना, क्योंकि ये शेयर होल्डर्स को इम्पैक्ट करने वाला है। एंड थर्ड नंबर पे होता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ऑडिटर वो उस पूरे कंपनी के अकाउंट्स वगैरह को चेक करेगा। तो शेयर होल्डर्स इस बात पे बिलीव नहीं करते हैं कि आप उस ऑडिटर को अपॉइंट करो, वो हमें पावर मिलनी चाहिए। तो ये जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं ये लिए जाते हैं शेयर होल्डर्स के द्वारा। कैसे लिए जाते हैं? ये शेयर होल्डर्स के द्वारा लिए जाते हैं मेजोरिटी को ध्यान में रख कर के, यानी कि जिनके पास जितने ज़्यादा शेयर होल्डर्स होंगे उस हिसाब से वो अपना वोट देगा। और 50% +1, ठीक है, यहाँ पे कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि 51% है। बोर्ड में लिखा हुआ है कि 50% +1, ठीक है, सॉरी, लॉ में ये लिखा हुआ है कि 50% +1, यानी कि अगर किसी कंपनी में 1000 शेयर होल्डर्स है, सॉरी 1000 शेयर होल्डर्स नहीं, शेयर्स है, जिनमें हो सकता है कि मान लीजिए केवल 4 लोगों ने ही वो शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, तो वो डिसीजन कैसे लिया जाएगा? 500 शेयर्स +1 शेयर, यानी कि 501 शेयर्स जिस डिसीजन के फेवर में होंगे वो डिसीजन ले लिया जाएगा। तो ये तो हो गया। और डे टू डे डिसीजन जो है वो लिए जाते हैं डायरेक्टर्स के द्वारा, या हम बोल सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। ठीक है, ये अपने आप मिलकर के, ये यानी कि कोई भी डिसीजन लेना होता है तो ये सब मिलकर के आपस में और डिसीजन लेते हैं। अपना ये पावर जो है वो डेलीगेट्स वगैरह भी कर सकते हैं। लाइक मान लीजिए कि ऐसा बोला गया कि अब 1000 रुपये खर्चे के लिए क्या बार बार मीटिंग बुलाना, तो ऐसा भी हो सकता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने काम को किसी एक डायरेक्टर को डेलीगेट कर दे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखी जाती है, कंपनी लॉ में लिखी हुई है कि मान लीजिए कि अगर आपको ये डिसीजन है तो ये डिसीजन हो सकता है कि इस डायरेक्टर को डेलीगेट कर दिया गया, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से ये डायरेक्टर अपना डिसीजन ले सकता है अगर वो इस लिमिट के अंदर है। अगर इससे ज़्यादा लिमिट है तो फिर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एक मीटिंग होगी और उस मीटिंग के अंदर ये डिसीजन लिया जाएगा। तो ये बात होगी कंपनी के अंदर स्ट्रक्चर की कि कंपनी कैसे वर्क करती है, शेयर होल्डर्स क्या डिसीजन लेते हैं और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या डिसीजन लेते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट जा कर के कि किस तरीके से स्टार्टअप कल्चर वर्क करता है। तो देखिए, जब स्टार्टअप बनाया जाता है तो ऑफकोर्स उसके जो फाउंडिंग मेंबर होंगे उनके पास 100% शेयर्स होंगे, और धीरे धीरे जैसे जैसे उनको फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी वो अपने इस शेयर होल्डिंग को कम करते जाएंगे। ठीक है, और पैसे कंपनी के पास आते जाएंगे। किस तरीके से होता है ये शेयर होल्डिंग कम, तो उसको मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ एक बार, क्योंकि कईयों को यहाँ पर भी एक कन्फ्यूजन रहता है। तो मान लीजिए कंपनी के पास सबसे पहले 1000 शेयर्स थे, ठीक है, और जो 100% होल्डिंग थी वो इन्हीं फाउंडिंग मेंबर्स के पास थी, जिन्हें हम फाउंडर्स बोल सकते हैं। उनके पास ये 100% शेयर होल्डिंग थी। नाउ अब क्या हुआ कि जैसे ही इनको फंडिंग की जरूरत पड़ी, इन्होंने कहा कि ठीक है हम 100 शेयर्स और इशू करते हैं। ठीक है, तो 100 नए शेयर इशू किए जाते हैं, इनमें से किसी शेयर को बेचा या खरीदा नहीं जाता है, 100 नए शेयर इशू किए जाते हैं। तो अब टोटल कंपनी में शेयर होंगे 1100, जिनमें से फाउंडिंग मेंबर्स के पास जो हो गए हैं वो हो गए 1000, और जो अदर शेयर होल्डर्स आए उनके पास हो गए 100। तो पहले इनकी जहाँ पे 100% शेयर होल्डिंग थी वो रह गई अब 91%, और इनके पास आ गई 9%। ठीक है, इसको थोड़ा और हो सकता है राउंड फिगर में मैंने यहाँ लिखा है, ये पॉइंटों में समथिंग आएगा। तो इस तरीके से नाउ 1100 होने के बाद मान लीजिए कि फिर से इनको फंडिंग की जरूरत पड़ी, फिर यहाँ पे इन्होंने मान लीजिए 200 शेयर्स इशू किए, तो यहाँ पे टोटल शेयर्स हो गए 1300, और फाउंडिंग मेंबर्स के पास कुछ, फिर अदर्स के पास कुछ। तो ऐसे करके करते फाउंडिंग मेंबर्स में भी ये फर्दर डिवाइड होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है। और अभी प्रेजेंट सिनेरियो में जब ये चीज़ हुई थी तब रिपोर्ट्स में या कई जगह, यानी कि रिपोर्ट्स वगैरह में, न्यूज़ रिपोर्ट्स में यह आता था कि अश्नीर ग्रोवर के पास ये शेयर होल्डिंग रह गया था 20%। ठीक है, अब इन चीज़ों को याद रखिए कि कैसे डिसीजन लिए जाते हैं पहला, और दूसरा किस तरीके से अश्नीर ग्रोवर के पास शेयर होल्डिंग कितनी थी। अब समझिए क्या होता है जब भी इस तरीके से फाउंडिंग मेंबर को निकाला जाता है, तो उनके पास शेयर होल्डिंग रह गई 20%। अब मेजोरिटी 80% जो है वो किसी और
शेयर होल्डर्स के पास है, यानी कि हो सकता है वो एक के पास हो सकता है वो कम्युनिटिव बहुत सारे लोगों के पास हो ना। अब होता क्या है, यहाँ से समझिए कि जब भी बोर्ड में, ठीक है, बोर्ड है, अब बोर्ड में क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए 10 डायरेक्टर्स हैं। अब ये 10 डायरेक्टर कैसे बने थे, ये 10 डायरेक्टर बने थे फ्रॉम मेजोरिटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। यानी शेयर होल्डर ने डिसीजन लिया कि हाँ ये डायरेक्टर बनना चाहिए, इसको बना दिया, ये डायरेक्टर नहीं बनना चाहिए, इसको नहीं बनाया। इसको भी हम थोड़ा और डिटेल में समझ लेंगे, बट यहाँ पे अब समझते हैं कि क्या हुआ। तो 10 डायरेक्टर जब बैठे हैं और ये अब डिसीजन लेते हैं कि क्या हमें इस डायरेक्टर को निकालना चाहिए, ठीक है। तो क्या वो निकाल सकते हैं क्या, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। इसी डायरेक्टर में एक अश्नीर ग्रोवर भी बैठे थे। अब कैसे निकाला गया उसको समझिए कि ये 10 डायरेक्टर जब बैठे हुए हैं, इनमें से 6 डायरेक्टर ये डिसीजन लेंगे कि अश्नीर ग्रोवर को निकालना चाहिए, ठीक है, सबसे पहले। लेकिन इनका डिसीजन अभी फाइनल नहीं है, ठीक है। तो ये होता है हाफ में से एक ज़्यादा, यानी कि 50% प्लस 1 डायरेक्टर। इन्होंने ये डिसीजन लिया कि इन अश्नीर ग्रोवर को कंपनी से निकालना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इनकी एक्टिविटीज़ सही नहीं है या वट एवर द रीज़न इज़, अभी हमें उसमें नहीं जाना है, या फाउंडिंग मेंबर को इस तरीके से निकाला जाता है। नौ 6 डायरेक्टर ने ये डिसीजन ले लिया। अब क्या होगा, ये डिसीजन जाएगा ईजीएम में, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ये क्या होती है, ये होती है कि जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनकी एक मीटिंग बुलाई जाती है। उनको बोला जाता है कि आप इस मीटिंग में आओ। और ये मीटिंग क्यों बुलाई जा रही है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैटर आ गया, हमको बीच में इस डायरेक्टर को निकालना पड़ रहा है। तो उस ईजीएम के अंदर कंप्लीट डिटेल दी जाती है कि हम क्या करने वाले हैं, क्या इसका एजेंडा है और हम इसको क्यों निकाल रहे हैं, ठीक है। सारी डिटेल इसमें दी जाती है। और इस ईजीएम में शेयर होल्डर्स आते हैं। सर क्या ये मीटिंग जो है वो फिजिकली की जाती है, तो ऐसा नहीं है, फिजिकली नहीं होती, आजकल ई वोटिंग होती है। और आप अगर किसी कंपनी के शेयर होल्डर है, यानी कि जैसे रिलायंस हो गया या टाटा हो गया या इस तरीके की अगर बड़ी बड़ी कंपनियों के अगर आप शेयर होल्डर्स हैं, यानी कि जो पब्लिक में लिस्टेड है, तो आपके पास ई वोटिंग के कई बार मैसेज भी आते होंगे कि आपको इस मैटर पे वोटिंग करने के लिए बुलाया गया है। ये वोटिंग आप CDSL या NSDL जहाँ पर भी आपका अकाउंट है, जहाँ पर भी जिस भी डिपॉजिटरी के पास आपका अकाउंट है, आप वहाँ जा कर के ये वोटिंग कर सकते हैं। सो इस तरीके की आपकी शेयर होल्डर्स हो गया। शेयर होल्डर्स उसको डिसीजन लेंगे। अब ये डिसीजन लेने के लिए उनके पास एक प्रस्ताव रखा जाएगा कि क्या इस एक डायरेक्टर को निकालना चाहिए या नहीं। अगर उसमें 50% प्लस 1 शेयर ने अगर डिसीजन कह दिया कि यस निकाल दो, तो वो डिसीजन पारित हो जाएगा। और अगर 50+1% ने ये कह दिया कि नहीं इसको रहने दो, तो ये डिसीजन जो है वो वैलिड हो जाएगा कि इसको रखना है, इसको निकालना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे शेयर होल्डर अल्टीमेट भूमिका निभाते हैं, अल्टीमेट रोल यहाँ पे जो किया जाता है वो शेयर होल्डर्स के द्वारा किया जाता है। अब देखिए क्या हुआ होगा कि जब अश्विनी ग्रोवर के पास 20% शेयर होल्डिंग रह गई होगी और लोगों को लगा होगा वॉट एवर द रीजन इज, तो उन्होंने इस तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, ठीक है, एक डिसीजन लिया होगा कि इनको निकाल देते हैं। उसके बाद EGM बुलाई गई होगी और इस तरीके से डिसीजन ले लिया गया होगा। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ लिखनी होगी कि अगर ऐसा है सर, तो कभी भी किसी भी फाउंडिंग मेंबर को 20% से कम अपना होल्डिंग रखना ही नहीं चाहिए। 50% से कम तो उसके खिलाफ कभी कोई डिसीजन ले ही नहीं सकता। यस, यू आर करेक्ट। अगर आप 50% से कम रखते हैं तो, और अगर आप बहुत ज़्यादा गलत नहीं हैं, ठीक है, ऑफ कोर्स अगर आप गलत हैं तो फिर कोर्ट का इंटरवेंशन वगैरह वो सारी चीज़ें होती है। बट अगर आपके पास 50% होल्डिंग है तो ऐसे में 51 या मैं कहता हूँ 50% प्लस 1 शेयर, अगर आपके पास इतनी शेयर होल्डिंग है तो हो सकता है कि आपको ऐसे निकाला ना जाए। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें निकल के आती है। एक कि फंडिंग की बहुत ज़रूरत रहती है और आजकल के स्टार्टअप को काफ़ी तेज़ी से ग्रो करना होता है, यानी कि उनको अपने प्रॉफिट से ग्रो नहीं करना होता, उन्हें लोगों से पैसे उठा करके ग्रो करना रहता है, ठीक है, क्योंकि उनको फास्ट ग्रोथ चाहिए, ठीक है। उनको 2-3 साल में ही $1 बिलियन कंपनी बनना है, यूनिट बनना है, विच इज़ टोटली फाइन, इसमें कोई गलत नहीं है। बट उसके लिए आपको जब फंडिंग चाहिए होती है तो आपको अपनी शेयर होल्डिंग को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। आप उस तरीके से नहीं रह सकते कि मैं अपनी शेयर होल्डिंग भी ना दूं और मुझे पैसा भी मिले, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए उनकी शेयर होल्डिंग जो है वो कम होती जाती है। तो अगर आपको इस तरीके से रखना है तो आपको फिर बूट स्ट्रैप बनना पड़ेगा, यानी कि आपको अपने ही प्रॉफिट पे अपने स्टार्टअप को ग्रोथ करवाना पड़ेगा, जो कि अभी के चांस में बहुत ही रेयर है। बट ऑफकोर्स ऐसा होता है, अगर ऐसा हो सकता है तो फिर आपको कोई नहीं निकालेगा। और दूसरा जो चीज़ होता है, मैंने आपको बताया कि 50% ना होने के रीज़न एक तो हो गया कि फंडिंग, और
दूसरा एक रीज़न होता है कि क्योंकि जो स्टार्टअप के फाउंडर्स हैं उनको ये नहीं होता है कि लाइक हमने स्टार्टअप बनाया, अब हमको इसे पूरे ज़िंदगी भर चलाना है। उनका मेजर जो रहता है कि हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व की है, अब ये कंपनी ग्रो हो चुकी है, अब ये प्रॉफिट दे रही है वगैरह वगैरह, तो इन्वेस्टर को बिजनेस करने दीजिए। हमारा काम है कि हमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया है इंडस्ट्री के अंदर, बिजनेस एक इकोनॉमी के अंदर। अब हमारा काम है कि हम अपने दिमाग से दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, और ये जो प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, अब ये अच्छा बिजनेस बन चुका है, इन्वेस्टर को अच्छा फ़ायदा हो चुका है, तो अब मुझे निकल जाना चाहिए और इन्वेस्टर्स को, जो अच्छे अच्छे बिजनेस माइंडेड लोग हैं, उनको इस प्रॉब्लम से प्रॉफिट कमाना चाहिए। मेरा काम था कि मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके लोगों को दे देना था। तो एक फंडिंग का प्रॉब्लम हो गया, और दूसरा हो गया कि हमारा काम था केवल प्रॉब्लम सॉल्व करना। अब उसके आगे जैसे ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, बिजनेस बन चुका है, तो अब हमें यहाँ से एग्जिट ले लेना चाहिए और किसी और प्रॉब्लम पे वर्क करना चाहिए, क्योंकि हमारा काम है, हम एंटरप्रेन्योर हैं, हमारा काम ये नहीं है कि हम एक बिजनेस को चलाएं, हमारा काम है नई नई प्रॉब्लम्स को सोल्व करते जाना। तो ये भी कई बार रीज़न होता है कि एक उससे एग्जिट ले लेते हैं। अब अब आप ये समझिए कि अगर असली ग्रोवर के पास या किसी भी फाउंडिंग मेंबर के पास जब उसको निकाला जाता है, तो ऐसा नहीं है कि उसके जो शेयर होल्डर्स है, उसकी जो शेयर होल्डिंग है, यानी कि जो 20% है, ये ले ली जाती है। ये उनके पास अभी भी है, उसकी वही वैल्यू है जो उन सबके पास जो शेयर्स है उनकी वैल्यू जो है। लेट सपोज कि अगर 100% कंपनी की वैल्यू $2 बिलियन है, इट्स ए मतलब बिल्कुल मैंने एक रैंडम फिगर लिया है। सो अगर $2 बिलियन है तो 20% की जो वैल्यू हो गई वो हो गई $4 मिलियन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या इट्स $4 मिलियन। तो हमेशा बनी रहेगी, उसको उनको कोई इनसे छीन नहीं सकता, क्योंकि ये उनकी अपनी पर्सनल वेल्थ है, पर्सनल शेयर होल्डिंग है, उसको कोई उसको ले नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता, ये हमेशा उनके पास रहेगी। तो इस तरीके से कंपनी का पूरा मैकेनिज्म वर्क करता है। होप सो आपको वीडियो पसंद आया हो और आपको समझा हो कि किस तरीके से कंपनी में वर्क करता है, कंपनी के अंदर पॉलिटिक्स वर्क करती है। ये कुछ ऐसा ही है जैसा रियल लाइफ में कई देशों में तख्ता पलट होता है। तो जिसके पास अगर अपनी पावर नहीं है, जिसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो मेजोरिटी ऑफ लोगों को कॉन्फिडेंस में ला सके, तो कई बार आपने देखा होगा कि लो मोशन कॉन्फिडेंस लाया जाता है किसी पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री के खिलाफ, और फिर उनकी सत्ता गिरा दी जाती है। तो उससे वैसा ही होता है, अगर आपके पास इतनी परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डर्स आपके साथ नहीं है और लगता है कि लाइक आपको हटा देंगे, तो फिर हटा दिया जाता है। तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा, और कई सारे फाउंडिंग मेंबर्स के साथ भी ऐसा ही होता है कि जब आपके पास 50% के शेयर होल्डर्स का आपके पास सपोर्ट नहीं होता है, तो उनको फिर हटा दिया जाता है। उनको लगता है कि आप सही नहीं कर रहे हो, आप बिजनेस को सही नहीं चला रहे हो, या वट एवर द रीज़न इज, तो वो फिर आपको हटा देते हैं, एज एन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से हटा देते हैं, या अगर आपको और अच्छी पोस्ट पे हो, लाइक मैनेजिंग डायरेक्टर हो, चेयरमैन हो, वट एवर द यू आर, वो आपको हटा देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा जो लगा है वो शेयर होल्डर्स का लगा है, तो वो अपने लिए चाहेंगे कि बेस्ट पर्सन जो है वो इसमें वर्क करे। तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, एंड गुड डे, गुड बाय।